नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान। जेके नाव जम्मू कश्मीर नाव पर आपका स्वागत है। गिलगिट बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो दशकों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, इन दिनों एक बार फिर से खबरों में है। खबरों में रहने के कई कारण हैं। कोविड के संकट ने गिलगित बल्तिस्तान के नागरिकों की दिक्कतें भी बढ़ा रखी हैं। पाकिस्तान जिसका वहां पर अवैध कब्जा है, वहां के नागरिकों की इस संकट के दौर में संभाल करने में पूरी तरह नाकामयाब रहा है। गिलगित बल्तिस्तान इसलिए भी चर्चा में है कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान समेत जम्मू कश्मीर के वे सभी हिस्से खाली करने के लिए कहा है जिन पर वह लंबे अरसे से गैर कानूनी रूप से काबिज है। गिलगित बल्तिस्तान की जमीनी स्थिति, वहां के ज्वलंत सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया है एक ऐसे विशेषज्ञ को जिनका जन्म गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, जो वहां के मूल निवासी हैं और वहां की जमीनी स्थितियों के विशेषज्ञ आप उन्हें कह सकते हैं। वहां की भाषा संस्कृति को लेकर जो अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं। आप हैं श्री सिंगे शेरिंग, जो इन दिनों वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में गिलगित बल्तिस्तान से संबंधित एक अध्ययन केंद्र, एक स्टडी सेंटर, एक इंस्टीट्यूट संचालित करते हैं। सिंगे साहब, आपका जेके नाउ पर स्वागत है। नमस्कार जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये चांस दिया कि जम्मू कश्मीर नाव के थ्रू मैं भारत के तमाम जो व्यूअर्स हैं उनको उनके अपने ही एक इलाके, एक क्षेत्र गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कुछ जानकारी दे सकूं। और मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया गिलगित बल्तिस्तान का, और इसको आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से दोहराऊंगा कि गिलगित बल्तिस्तान, जैसा सिंगे साहब ने कहा, भारत का क्षेत्र है। गिलगित बल्तिस्तान के नागरिक, वहां के बासिंदे, वे हमारे अपने नागरिक हैं, हिंदुस्तान के, भारत के नागरिक हैं। तो मैं भारत के सिंगे साहब से ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे में यह इलाका कई दशकों से है और वहां से बहुत सारी जानकारियां इस जमाने में भी खुलकर के सामने नहीं आती। तो वहां की आज की तारीख में जमीनी स्थिति क्या है? पाकिस्तान ने वहां कोविड से ही हम अगर शुरुआत करें तो कोविड के काल में कोरोना जैसे फैला हुआ है, तो ये पाकिस्तान पर जो आरोप लग रहा है कि वो संभाल नहीं रहा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, इसमें कितनी सच्चाई है और इसको लेकर आपके पास किस किस तरह के इनपुट्स हैं? लेकिन जो चाइना वायरस है, ये इस समय गिलगित बल्तिस्तान में अगर पर मिलियन के पॉपुलेशन के ऊपर अगर आप केसेस देखें जी, तो गिलगित बल्तिस्तान में जो केसेस हैं वो सबसे हाईएस्ट हैं पूरे पाकिस्तान में। उनकी जो नेशनल एवरेज है पाकिस्तान की, उससे 5 या 6 गुना ज़्यादा है जी। एक तो ये इलाका जो है, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट नहीं है। वहाँ पर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो अपना बजट नहीं बना पाते। उनकी जो लोकल रिसोर्सेज हैं, उनकी रेवेन्यू उनके अपनी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। उनके जो ट्रांजिट पॉइंट्स हैं चाइना के साथ और उससे आगे फिर कजाकिस्तान तक जो है ट्रैफिक जाती है किर्गिस्तान से होते हुए, उसकी जो रेवेन्यू है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ये जितनी भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है इस्लामाबाद के ऊपर, वो बड़ी एडहॉक है। और जिस तरीके से जब भी गिलगित बल्तिस्तान को कभी पैसे की वहाँ से आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो यहाँ से वो डिमांड करते हैं, वहाँ से वो पैसे भेज देते हैं जी। तो
चीफ मिनिस्टर जो हैं गिलगित बल्तिस्तान के हाफिजुर रहमान, उन्होंने कहा रिसेंटली कि पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ बहानों से एक्सक्यूज़ बनाकर गिलगित बल्तिस्तान को वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहा है जिससे कि लोकल केसेस जो हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, कंटेन किया जा सके, उनकी टेस्टिंग हो, उनकी स्क्रीनिंग हो। वहाँ जो वेंटिलेटर्स हैं वो लोग अपनी जेब से पैसे पूल करके, जो प्राइवेट लोग हैं वो एनजीओ से पैसे लेकर, आगे पीछे से पैसे लेकर वेंटिलेटर्स खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नहीं मिल रहे। इसी तरह स्क्रीनिंग किट्स जो हैं वो तो आपको पता है चाइना से आती हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत ही ख़राब होती है जी। और फिर भी स्क्रीनिंग किट्स इतनी कम हैं कि दिन में 15-20 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी स्क्रीनिंग, एक पूरा इतने बड़े टेरिटरी है उसमें नहीं हो पा रही है। और हमारे जो ईरान से लोग आए थे उनको चाइना वायरस जो है उसकी पॉजिटिव उसकी काफ़ी जो है ना संख्या जो थी बहुत ज़्यादा थी, जो बलूचिस्तान से होते हुए आए। बाद में फिर तबलीगी जमात के लोग आए ज़िला चलास में, डिस्ट्रिक्ट गज़र में या डिस्ट्रिक्ट गिलगित और अस्तोर में, तो वहाँ से भी कुछ केसेस आए, तबलीगी जमात के लोग लेकर आए। तो अभी जो ये होम ग्रोन जो अभी इशू केसेस हैं उनकी अभी तादाद, अभी संख्या बढ़ेगी, तो उसमें लोकल लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतने हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड्स नहीं हैं। तो ये एक ऑक्यूपाइड एरिया है, बिल्कुल कॉलोनी की तरह इसको यूज़ किया जाता है। और पाकिस्तान की आपको पता है इस वक्त सिचुएशन इतनी बुरी है कि इमरान खान ने कहा था कि जी हम लॉकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लोगों को खाना खिलाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, भूखों मर जाएंगे लोग, भूखे मर जाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है, आपको दिन रात ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिसमें लोग जो हैं वो घर में बैठे हुए हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा। कुछ लोग जो है ना, स्पेशली जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको तो ये लोग खाना नहीं दे रहे उनके धर्म का बहाना बनाकर। इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम है। गिलगित बल्तिस्तान में भी पिछले दिनों एक प्रो पाकिस्तान एक शिया पार्टी है, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, पाकिस्तान की जो शिया पार्टी है, इन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पर राशन दे रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो चाइना से जितना भी मेडिकल एड आती है वो कहाँ जा रही है लोगों को अभी तक पता नहीं लग रहा है। कुछ बहुत सी पिक्चर्स आई हैं, मिलिट्री ट्रक हैं, अनमार्क्ड मिलिट्री ट्रक हैं, उनके रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट नहीं है, उनमें ये मेडिकल एड डालकर कहाँ लेकर जा रहे हैं, किन की यूज़ में आ रही है। लेकिन नाम ये लोग लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, बलूचिस्तान का और गरीब लोगों का। तो लोकल लोगों की ये शिकायत है कि हमारा नाम लेकर जो एड मिल रही है वो हमें शेयर नहीं की जा रही। तो ये जो बात है कि आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के नाम पर जो सहायता की सामग्री है या मेडिकल एड है उसमें भी बड़ा गोरख धंधा हो रहा है। अब इसको रोकने का कोई रास्ता है क्या सिंघे साहब? देखिए, रास्ता तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये चाइना वायरस की अभी नई इंफॉर्मेशन आई थी चाइना से, जब वुहान में लॉकडाउन स्टार्ट कर रहे थे ये जी। तो उस समय में जो इनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ऑलरेडी ब्लैक में मास्क और दूसरे जो सप्लाईज हैं वो स्मगल करनी शुरू कर दी थी, बेचनी शुरू कर दी थी जी। ये जो पूरा गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, सिविलियन गवर्नमेंट है, ये हैंड इन ग्लव एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और इनका यही होता है कि जो मजबूर लोग हैं उनका नाम यूज़ करके ये लोग पैसे बनाएं। इनकी सारी जो फोकस होती है वो यही होती है कि किसी तरीके से जो है ना क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढें, इनकम जनरेट की जाए। तो अब 1-2 महीने से ऊपर हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान के एक नेता हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा है कि जो सिचुएशन इटली में थी वो सिचुएशन अभी, या जो सिचुएशन ईरान में थी वो कराची में होने वाली है। और गवर्नमेंट जो है उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, लॉकडाउन वो कर नहीं पा रहे हैं, मौलवियों को उनके पर प्रेशर बहुत है, मस्जिदें उन्होंने बंद नहीं की हैं।
हम्म। तो ये जो अ, हम तो कहते थे शायद तबलीगी जमात वाले लोग जब ये धंधा वंदा बंद करेंगे अपना, तो उसके बाद हो सकता है कि इसको कंट्रोल करने में आसानी हो। जी। लेकिन अभी इन्होंने मस्जिदें खुली रखी हैं और लोगों को आगे उससे भी पीछे से मतलब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। आगे, जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल्स हैं उनको वायलेट किया जा रहा है, तो जी। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी और इनके पास पैसे नहीं हैं, तो आगे आने वाले 1-2 महीने पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होंगे। हम ये कह सकते हैं कि जहां पाकिस्तान एज ए होल के लिए आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के कारण दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की मिलिट्री का, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की मदद करने का, क्योंकि कोई उसमें रुचि नहीं है, बलूचिस्तान के लोगों की मदद करने में कोई उनकी रुचि नहीं है, तो इन इलाकों के लिए दिक्कतें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं, स्थिति नाजुक हो सकती है। हाँ नहीं, स्थिति बिल्कुल नाजुक होगी। आप इनकी मेंटालिटी चेक करें कि पूरी दुनिया में जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं वो लॉकडाउन कर रही हैं जहाँ जहाँ पॉसिबल है जी। और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही। इंडिया ने भी किया है और बहुत से देश हैं। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब, जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जी जो लॉकडाउन करते हैं वो तो डरपोक होते हैं। और उन्होंने इंडिया के प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहा कि वो बड़े डरपोक थे और उन्होंने लॉकडाउन किया। तो ये जो मेंटालिटी है ये बड़ी डेंजरस है। एक इलॉजिकल नॉन साइंटिफिक एटीट्यूड जो है कि उसमें एक जो है ना, जैसे कि कोई नूरा कुश्ती हो रही हो, एक जो एक फेक ब्रवाडो है उसको जो है ना प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि जो है ना लॉकडाउन करने वाले लोग कुछ गलत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशन और जो फंड्स की मिसमैनेजमेंट है वो इतनी बुरी है कि वो बहाने ढूंढ रहे हैं किसी तरीके से उनको काम ना करना पड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े, जो बर्डन उनके कंधों पे पड़ने वाला है उसको शेयर करें और आगे पीछे जो है ना लोगों के ऊपर डाल दें। तो आगे हालात बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के। सिंघे साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान आज भी, और जब से वो नाजायज कब्जा उसने गिलगित बल्तिस्तान पे किया हुआ है, उस दिन से आज तक एक कॉलोनी की तरह गिलगित बल्तिस्तान के पूरे इलाके के साथ बर्ताव करता रहा है। उसका नजरिया वही शोषण का है, दबाने का है। गिलगित बल्तिस्तान की जो भाषा है, बोली है, संस्कृति है, उसको इस ऑक्यूपेशन के काल में, इस दौरान जो पिछले कई दशक हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले, इस दौरान पाकिस्तान ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया है? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे वहाँ जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, जी। जैसे मैंने कहा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम नहीं है। वहाँ की लैंग्वेजेस को कैसे डील करना है, वहाँ के स्कूल का जो करिकुलम है उसको कैसे डील करना है, वहाँ का सिलेबस कैसे बनाना है, इसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं होती है। जी। आज भी हमारे लोग जो किताबें पढ़ते हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की होती हैं, जो लाहौर से छप के आती हैं। जी। जी। हमारे अपने हीरोज कौन है, हमारे अपने विलन कौन है, हमारे अपने रिसोर्सेज के साथ क्या होता है, हमारी हिस्ट्री क्या है, उसकी बजाय जो पंजाब की हिस्ट्री है वो हमें पढ़ाई जाती है। तो पंजाब तो आपको पता है, जीटी रोड के ऊपर तुगलक आए और लोधी आए और मुग़ल आए और खिलजी आए, तो ये सारा बताया जाता है कि जी ये अटैक करते थे, लाहौर से जाते थे आगे दिल्ली की तरफ। वही सारी हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है। हमारे अपने लोगों को ये आज तक नहीं पता कि हमारी अपनी हिस्ट्री जो है आज से 4-5 हज़ार साल पहले क्या थी। जी। तो लैंग्वेज का भी यही हाल है कि हमारे वहाँ पे बैन लगाया गया है कि हमारा जो स्क्रिप्ट है, हमारी लैंग्वेज है, स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी। सिर्फ वही कुछ पढ़ाया जाएगा जो कि पाकिस्तान के अप्रूव्ड स्क्रिप्ट है, इस्लामाबाद से, पिंडी से अप्रूव होकर आता है। तो उसमें यह है कि हमारी जब हिस्ट्री के बारे में ना पढ़ाएं, हमारे कल्चर के बारे में ना पढ़ाएं, स्क्रिप्ट के लैंग्वेज के बारे में कुछ ना पढ़ाएं, तो हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसे ही बड़े हो रहे हैं जैसे कोई पंजाबी बच्चा होता है। वो अपने घर में अपनी माँ से अपनी बोली वो सुनता है और साल के अपनी लाइफ के शुरू के कुछ साल वो बोलता है, लेकिन उसके बाद जब वो कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है
और फिर जो है ना अपना घर बार छोड़ के कराची लाहौर पढ़ने जाता है, तो उसके बाद वो अपनी लैंग्वेज ऑलमोस्ट भूल जाता है। जी। तो नेपाल के अंदर जैसे हमारे टिबेटन स्पीकिंग लोगों के साथ वहाँ हो रहा है हम्म। कि उनको उनके स्क्रिप्ट स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ नेपाली पढ़ाई जाती है, और उनका जो इम्पैक्ट है वहाँ पर वही पॉलिसी पाकिस्तान ने रखी हुई है। तो हमारा सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो बैन है इन्होंने लगाया हुआ है हमारी लैंग्वेजेस के ऊपर, जी। उसको उठाया जाए। हम्म। हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है हमारे अपने लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में हो, और हमें हमारा जो संबंध है लद्दाख के साथ, इंडिया के साथ, तिब्बत के साथ, वो पढ़ाया जाए। जी। और हमें हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, और जो हमारा एक संबंध है शारदा सिविलाइजेशन के साथ, या गंगा जमुना के साथ, या इंडस सिविलाइजेशन जो है तिब्बत के साथ, उसके जी। बारे में पढ़ाया जाए। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे वहाँ पर। दूसरा हमारा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गिलगित बल्तिस्तान एक छोटी सी पॉपुलेशन है, 1.5 मिलियन या 2 मिलियन के लगभग होगी, जी। और इतनी कम संख्या के उस क्षेत्र में, इतने कम लोगों के वहाँ की पॉपुलेशन में कम से कम 7 या 8 बड़ी लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती हैं। तो लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड एक दूसरे के साथ, कोई उनका फैमिली भी आपस में नहीं मिलती है लैंग्वेज की। और पंजाबी से तो दूर होंगी बिल्कुल। पंजाबी और पठान पश्तो जो लैंग्वेज है उससे तो बहुत दूर हैं, लेकिन जी। आपस में उनका कोई संबंध नहीं है। कोई लैंग्वेज जो है वो ताजिकिस्तान से मिलती है, कोई लैंग्वेज जो है कश्मीर से मिलती है, कोई तिब्बत से मिलती है, और कोई लैंग्वेज जो है ना आपकी राजस्थान, मध्य प्रदेश से मिलती है। अच्छा। जैसे जैसे कि डोमाकी लैंग्वेज है, हम्म। और शिना है, कश्मीरी है। ये तो दार्दिक लैंग्वेजेस हैं, ये आपकी जो है ना आपकी पीर पंजाल और इधर कश्मीर वैली से कनेक्टेड लैंग्वेजेस हैं। आपने आपने जो घर से, माँ से, पिता से जो बोली सीखी, जो भाषा सीखी, उसका नाम क्या है और उसकी अभी वहां स्थिति क्या है? अब मेरी माँ को तो कोई और लैंग्वेज आती नहीं है, वो सिर्फ जो लैंग्वेज बोलती हैं वो बल्ती कहते हैं उसे, जी। और वो टिबेटन का एक डायलेक्ट है। हम्म। तो वो मेरे लिए एक एडवांटेज ये था कि चूंकि मेरी माँ को कोई और भाषा आती नहीं थी, तो मैं अपनी लैंग्वेज जो है सीख पाया, और उसके बाद फिर इंटरेस्ट हुआ, मैंने स्क्रिप्ट सीख लिया, और मैंने वहाँ पे एक छोटी सी मूवमेंट चलाई यूथ के साथ मिलकर कि हम अपनी स्क्रिप्ट को रिवाइव कर सकें। कुछ साइन बोर्ड्स बनाए, कुछ इस तरह काम किया, कोई प्राइमर बनाए, इस तरह कुछ करके। जैसे हमारे यहाँ हमारी हमारी जो स्क्रिप्ट है, हिंदी हम देवनागरी में लिखते हैं, तो बल्ती की स्क्रिप्ट का नाम क्या है? किस नाम से जानी जाती है? स्क्रिप्ट तो हम उसको यीगे बोलते हैं, जो टिबेटन में यीगे लेटर को कहते हैं। हम्म। स्क्रिप्ट का लेटर हो गया, अल्फाबेट हो गया, हम्म। लेकिन ये देवनागरी से ही आया है। जी। और इसकी जो शक्ल है, शेप है, वो बंगाली से या पाली से बहुत मिलती है, अच्छा। लेकिन इसकी जो बेस है वो तो देवनागरी ही है। हम्म। और जो लोग हमारे बल्ती वहाँ सीख पाए हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार उसके बाद जो है ऐसे है जैसे कि एक बहुत बड़ा जो है ना आपके सामने दरवाज़ा खुल गया है, और उस दरवाजे के पीछे हिंदुस्तान की, भारत की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्ट है, उनको सीखना कितना इजी हो गया है हमारे लिए। तो वो लोग अब देवनागरी पढ़ पा रहे हैं बल्ती सीखने के कारण, बंगाली पढ़ पाते हैं जो है ना। तो ये स्क्रिप्ट जो है, इसकी जो फाउंडेशन है वो तो वहीं से है जहाँ से कि गंगा और जमुना की जो है ना सिविलाइजेशन आई है। जी। मैं सिंगे साहब एक बार फिर से आपसे पूछूंगा, आपने बल्ती भाषा की बात की या डायलेक्ट की बात की, उसकी स्क्रिप्ट की आपने बात की, आपने ये भी कहा कि वहां क्योंकि स्कूल में तो जो फॉर्मल स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो पढ़ाई नहीं जाती, उसके बाद जो लोग उसको पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं तो उसका क्या सिस्टम है वहां, कैसे वो बची हुई है थोड़ी या ज्यादा? यानी आप पूछ रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज कैसे बची हुई है? जी बिल्कुल। ये अपने आप में ये हम सब के लिए रुचि का विषय है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन होस्टाइल हो, वो बैन लगाता हो किसी चीज के पढ़ने पर या पढ़ाए जाने पर, तब भी विकट परिस्थितियों में, एडवर्स सर्कमस्टांसेस में, अगर
कुछ लोग बल्ती को या दूसरी जो भाषाएं वहां की हैं, आपने कहा 6-7 भाषाएं उस छोटे से इलाके में या छोटी सी पॉपुलेशन में बोली जाती हैं, तो वो उनको उनको कैसे लोग बचा पा रहे हैं? देखिए, उसके दो तीन उसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि जो दूर पार की वैलीज हैं, जी। जो अभी अर्बनाइज नहीं हुई हैं, हम्म। वहाँ पर लोग अभी भी जो है ना थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज को असल शक्ल में बोल पाते हैं, तो उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है प्राइवेट तौर पे। दूसरा यह है कि जब आप किसी चीज़ को दबाते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट रिबेलियन भी फिर खड़ा होता है। जी। लोग जिद में आ जाते हैं और उसमें आप जो है ना किसी को अगर आप कुछ काम करने से रोकें, स्पेशली कोई ऐसा काम जिसका संबंध आपकी आइडेंटिटी के साथ हो, तो ज़ाहिर है उसका फिर जो रिpercussions होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हमारे जो यूथ है, यानी मुझे याद है कि जब मैं वहाँ स्क्रिप्ट की मूवमेंट चला रहा था, तो हमारे जहन में ये था कि शायद हमारे जो मुस्लिम लोग हैं जो रिलीजियस उसमें धंधे में इन्वॉल्व हैं, जी। वो शायद इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना विरोध करेंगे, उसको प्रोटेस्ट करेंगे। और हमारे जहन में ये था कि जिस तरह बांग्लादेश के साथ किया गया है उस तरीके से हमारे साथ होगा, मार कुटाई होगी, बंद करेंगे हमें, ऐसा कुछ। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो सरप्राइज हमें मिला कि वहाँ के जितने भी जो लोकल मौलवी थे या मुल्ला थे, हम्म। उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और बड़ा अप्रिशिएट किया। तो आप जी। सोच सकते हैं कि अगर आप किसी की आइडेंटिटी दबाएंगे तो इवन जो रिलीजियस लोग भी हैं वो भी यानी इसको पसंद नहीं करेंगे। तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और हमें थोड़ी स्ट्रेंथ फील हुई। तो भाषाई जो पहचान है या आइडेंटिटी है, उसको लेकर वहां के गिलगिट बल्तिस्तान के लोग, और आपने ये भी कहा कि रिलीजियस लोग भी, वो भी किसी मायने में या किसी हद तक कॉन्शियस हैं या उसको बचाया जाना चाहिए, इसके लिए वो सपोर्ट करते दिखे जब जी आप जी बिल्कुल। एक हमारी जो मूवमेंट चला रहे। देवनागरी स्क्रिप्ट है उसको बचाने का जो हम काम कर रहे थे, हम्म। उसको हमारे वहाँ के बड़े बड़े जो शिया मौलवी थे हम्म। उन्होंने हमें अपने पास बुला के हमें थैंक यू कहा और बोला कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक सरप्राइजिंग जो है ना एक टर्न ऑफ वो था, इवेंट था कि हमें यानी जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विरोध होने की, वहाँ से नहीं हुआ। तो उस कारण जो है आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो यूथ है वो प्राइवेट तौर पर ओपनली काम करती है। उनको लोकल सोसाइटी में जो रिलीजियस जो सेगमेंट है उससे कोई डर नहीं है। जी। लेकिन यही काम अगर आप ओपनली पंजाब में करेंगे, सिंध में करेंगे, हम्म। यानी अगर आप सिंध में आज जो है ना सिंधी, आपको पता है भाषा देवनागरी है उसकी स्क्रिप्ट की, हम्म। और उसको छोड़ के उन्होंने अरबी में पता नहीं कुछ लिखवाना शुरू कर दिया। अमेंडमेंट्स करके उन्होंने कोई अल्फ़ाबेट्स बनाए हैं अजीब अजीब सी शक्ल के। हम्म। तो वहां पे अगर ये देवनागरी लाने की कोशिश करेंगे तो उनको बहुत बुरी तरीके से जो है ना सप्रेस किया जाएगा। जी। ये चीज़ हमें बल्तिस्तान में बिल्कुल उसके ऑपोजिट मिलती है कि वो आप रिलीजियस कम्युनिटी हो या सेक्युलर हो, वो सब मिल के इसको पसंद करते हैं और वो इसको बहुत अच्छा समझते हैं। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है सिंघे साहब, कि जैसे भाषा जोड़ती है, उसी तरह से भाषा के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान का जो सांस्कृतिक जुड़ाव है वो इस तरफ लद्दाख के क्षेत्र के साथ है। वो आकर्षण कैसे वहां के लोगों को कितना जोड़ता है, कैसा जुड़ाव लोग पाते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं आप? देखिए, लोग जब जो हम ये समझते हैं कि वहाँ के लोगों को आइसोलेशन का बहुत ज़्यादा वो है, शिकार हैं वो। जी। छोटी छोटी जो है ना एथनिक पॉकेट्स हैं, हम्म। थोड़ी वल्नरेबिलिटी आ जाती है जब आपकी संख्या कम हो, और पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ 10 करोड़ जो है ना आपके पंजाबी हों और 4 करोड़ सिंधी हों, 3 करोड़ पश्तून हों, तो वहाँ पर बड़ी वल्नरेबिलिटी आ जाती है। तो जब लोकल लोगों को ये लगा कि यार हमारा तो संबंध जो है लैंग्वेज का, एथनिसिटी का, हमारा डीएनए का, वो ऑल द वे जो है ना सेंट्रल चाइना तक है, भूटान तक है, नेपाल में लोग हैं, सिक्किम में है, लद्दाख में हैं।
तो वो सेंस ऑफ स्ट्रेंथ है उसमें आप देख सकते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम भी किसी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई जो है ना आसमान से टपके हैं यहाँ पर और फंस गए हैं। तो ये जो रियलाइजेशन है ये 1960s और 70s के बाद में आई। और उनको ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत खुशी के साथ जो है ना वो लद्दाखी प्रोग्राम सुनते हैं, उन लोगों के साथ आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और चूंकि बॉर्डर बंद रहा है, एलओसी बंद रही है, तो जो डायलेक्टिकल डिफरेंसेस होते हैं और थोड़े आपस में आपका कल्चर और जो है ना सोसाइटी का मिजाज और सोच और विचार के तरीके ये सब थोड़े चेंज हो जाते हैं। वो जो गैप आ गया है उसको थोड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बड़े क्रैक्स और फिशर्स जो आ गए हैं उनको वो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपस में डिबेट करते हैं, वो लद्दाख को देखते हैं कैसे वो अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करते हैं। और इस कारण जो है ना करगिल में भी एक थोड़ा सा जो है ना आपने देखा होगा कि एक चेंज आई है। परिवर्तन ये है कि वो लोग हमारा जो देवनागरी स्क्रिप्ट है ये है उसको फेवरेबल तरीके से देखने लगे हैं। नहीं तो आपको पता है करगिल और लेह की जो पॉलिटिक्स है, बड़ी सोसाइटी पोलराइज्ड है वहाँ पर। जी। तो अभी आपको वहाँ से करगिल में इतने लोग मिलते हैं, लोकल लोग, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एग्जाम्पल देते हैं कि हम्म। इनका पिछले 70 साल से संबंध टूटा हुआ है, फिर भी ये लोग कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए। तो हम जो है यहाँ पर इतने रिसोर्सेज होते हुए हम क्यों ना उनको यूटिलाइज करें, उनसे फ़ायदा लें। तो करगिल में भी ये मूवमेंट आ रही है कि लोग जो हैं अपना जो है ना बल्ती नाम रख रहे हैं या स्क्रिप्ट जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो एक अच्छी जो है ना ये ट्रेंड है, एक वेव आई है जो चलनी चाहिए आगे। सिंघे साहब, गिलगित बल्तिस्तान की जो जमीन है, वहां के रिसोर्सेज हैं, उस पर पाकिस्तान का कब्जा तो है ही इतने लंबे समय से, लेकिन उसके साथ उसका एक पार्टनर बनके लंबे समय से चीन, वो भी उनका शोषण करता रहा है। और हाल ही के वर्षों में तो वो शोषण, वो एक्सप्लॉयटेशन, वो बहुत तेज गति से बढ़ा है। इसे कैसे समझाएंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, चीन के साथ हमारा जो एक एडवर्सोरियल रिलेशनशिप है वो बहुत पुराना है। गिलगित बल्तिस्तान का? गिलगित बल्तिस्तान का, ये इंडिया जब यूनाइटेड था उस समय भी ये हमारे इलाकों पे कब्जा करता रहा है। जी। और उसके बाद फिर जब 1947 के बाद बंटवारा हो गया, फिर 1949 में जब माओ का रेवोल्यूशन आया, हम्म। उसमें भी रेवोल्यूशन में इन्होंने फिर शिनजियांग को और तिब्बत को उन्होंने डिफीट किया, कब्ज़ा किया और डिफीट किया। कब्ज़ा करने के बाद फिर उन्होंने हमारी भी 3-4 वैलीज जो हैं वो उन्होंने कब्ज़ा कर ली। जी। तो हमारा पहले जो बॉर्डर है हुंजा का, वो डायरेक्ट ताजिकिस्तान के साथ लगता था। जी। जी। वो सारी वैलीज उन्होंने कब्ज़ा की। और फिर इस तरफ हमारी जो है ना शासगम पे 1960s में आपको पता है कब्ज़ा हो गया। तो हमारी ज़मीनों के ऊपर इनका कब्ज़ा जो है बहुत पुराना चलता आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब कराक्रम हाईवे बन गई तो उसके बाद फिर जाहिर है ये लोग खुद उठ कर जो है ना गिलगित आ गए, और गिलगित में इन्होंने आबादकारी स्टार्ट कर दी। बहुत से जो वीगर्स हैं, प्रो चाइना वीगर्स जो हैं, वो आके गिलगित में सेटल हो गए। वहाँ इन्होंने होटल बना लिए, रेस्टोरेंट्स बना लिए। वहाँ इन्होंने सिल्क जो है, चाइना का सिल्क आपको पता बड़ा फेमस है, तो वहाँ के कपड़ों की दुकानें बन गई, सिल्क आना शुरू हो गया। फिर चाइना के दूसरे जो और भी इंपोर्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए। स्कर्दों में, गिलगित में हर जगह दुकानें बन गई। तो काफ़ी हद तक जो है उसको एक्सक्यूज़ बना के पाकिस्तानियों ने भी वहाँ दुकानें बना ली और चाइना का माल बेचना शुरू कर दिया। जी। फिर एनएलआई मार्केट बन गई, वो सारी मार्केट जो है पठानों को दे दी। 300-400 दुकानें वहाँ पर जो है ना वो पठानों के पास चली गई। इस तरीके से मार्केट्स बनाते गए गिलगित में। और ये चाइनीज़, व्यूगर, पठान, ये सारे जो है ना पंजाबी, मानसहरा के लोग, इनके पास जो है हमारा इलाका जाना शुरू हो गया।
तो फिर आपको पता स्टेट सब्जेक्ट रूल भुट्टो ने ख़त्म किया, जुल्फ़िकार भुट्टो ने, और उसको वायलेट करने के बाद जो है उसने लोगों के साथ उसने झूठ बोला कि हम आपको पाकिस्तान का प्रोविंस बनाएंगे। ये जो प्रोविंस का झूठ है ये 1972 से चल रहा है। तो उसको देखते हुए लोगों ने जो है ना इतना ज़्यादा बड़ा विरोध नहीं किया स्टेट सब्जेक्ट रूल ख़त्म होने का। कुछ लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने विरोध किया, कुछ राज्य लोग थे उन्होंने विरोध किया, छोटे मोटे विरोध हुए, लेकिन जो है ना उसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और लोगों पठानों और पंजाबियों के साथ साथ जो है फिर ज़ाहिर है उनके ड्रग्स आ गए, नारकोटिक्स आ गई तो साथ वेपन्स आ गए। फिर अफ़गान जहाद शुरू हो गया। तो अफ़गान जहाद में उस समय में चाइना और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे थे जी। अगेंस्ट सोवियत यूनियन। तो गिलगित में और शिनजांग में इन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स बनाए और चाइना को बहुत खुला हाथ दिया गया अमेरिका की मदद से। गिलगित की लैंड को एक्सप्लॉइट करके सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जो है काफ़ी वहाँ पर फिर मुहिमजोई हुई, मिलिटेंसी हुई, और फिर कश्मीर के नाम पे आपको पता है वहाँ पे मिलिटेंसी होती रहती है, हमारे वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं। तो उसमें चाइना ने बहुत हेल्प की है पाकिस्तान की, उनको इक्विपमेंट देते हैं, उनके जो नेविगेशन सिस्टम है, उनकी जो है आपकी सारी सर्वेलेंस सिस्टम है वो सारा चाइनीज़ ही है। तो चाइना का जो वहाँ पर हमारे साथ जो एक क्लैश है वो बहुत पुराना है। तो उसके बाद फिर आपको पता है कि परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया और वो खुद आ गए और उन्होंने फिर ये विज़न दिया सी पैक का, और सी पैक के विज़न के साथ फिर चाइना ने जो है ना वहाँ पे डैम्स की बनाने शुरू कर दिए और कराकम हाईवे की वाइडनिंग शुरू कर दी, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे रेलगाड़ी लाएंगे, हम यहाँ पे जो है ना फाइबर ऑप्टिक लाएंगे, हम यहाँ पे 5G लाएंगे, और हम यहाँ पे जो है ना माइनिंग करेंगे। तो सारी माइनिंग उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट कर दी। तो शुरू में तो लोगों का जो रेजिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था, और पाकिस्तानी जो फ़ौज थी उन्होंने गिलगित के लोगों का साथ देने के बजाय चाइनीज़ का साथ दिया, और जिसने वहाँ विरोध किया उसके ऊपर टेररिज्म के केस बनाए और ट्रीजन के केस बना के उनको जेल में डाल दिया जी। तो जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे टॉर्चर हुआ तो फिर लोग भी फिर थोड़ा पीछे हट गए। तो बहुत से लोग हैं अभी भी, यानी 10-15 साल 20 साल गुजरने के बाद भी लोगों के ऊपर जो ट्रीजन के केस चल रहे हैं चाइनीज़ को अपोज करने के, वो हुंजा में है, नगर में है, गिज़र में है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो है ना विरोध किया था। तो फिर उसके बाद जो है वहाँ पर इनकी जो मिलिट्री भी आ गई। उन्होंने कहा कि जब सी पैक बनाएंगे उसकी सिक्योरिटी के लिए आदमी आएंगे, तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपनी जो है संख्या बढ़ा दी, वहाँ पर यूनिट्स और बढ़ गए। तो क्या चाइनीज मिलिट्री भी है वहां पर जी, हम सी पैक के बहाने से? जी हम तो ये समझते हैं कि जो PLA के यूनिट्स हैं या पैरामिलिट्री उनकी, वो वहाँ पर जो है ना प्लेन क्लोथ्स में, सिविलियन क्लोथ्स में आते हैं, इंजीनियरिंग यूनिट्स के साथ आते हैं, मैकेनिकल यूनिट्स के साथ आते हैं, सिविलियन इंजीनियर्स उनके साथ आते हैं, और वहाँ उनके साथ जो है ना परमानेंटली वहाँ स्टे करते हैं, और पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ जो है ना उनके ऑफिशियल्स की जो है ना वहाँ पर पहले तो ये हर थर्सडे की नाइट को इनकी मीटिंग होती थी। मुझे याद है जब मैं वहाँ पर था तो गिलगित सिटी में जो है ना इनके ऑफिशियल्स आते थे। रैंक तो मुझे याद नहीं, जनरल थे या ब्रिगेडियर थे, लेकिन चाइना से उनके ऑफिशियल आते थे मिलिट्री के। पाकिस्तान के जो वहाँ पर जो फील्ड कमांड ऑफिसर थे उनके साथ मुलाकात करते थे, हर हफ्ते मुलाकात उनकी होती थी। तो अभी तो पाकिस्तान ने भी अपना वहाँ पर रैंक बढ़ा दिया और वहाँ पर मेजर जनरल आते हैं और उनकी वहाँ पे जो है ना अपॉइंटमेंट होती है। तो अभी तो चाइनीज़ जो है उनका मुकम्मल जो है, देखिए ना, अगर आप किसी जगह पर उसका पूरा का पूरा आपका टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम किसी को दे दें, ट्रांजिट का सिस्टम किसी को दे दें, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? आपने तो यहाँ पर हाथ में दे दिया है। जी, ये तो बात समझ में आ गई कि चीन और पाकिस्तान मिलकर सीपेक के बहाने से जो कुछ कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा खेल है। उस खेल में
गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, वहां के रिसोर्सेज को जो नुकसान हो रहा है, उसको लेकर वहां की जो आबादी है, वहां के जो लोग हैं, उनमें आज की तारीख में या हाल ही के महीनों में, हाल ही के वर्षों में रेजिस्टेंस की डिग्री या इंटेंसिटी क्या है? क्या उन्होंने सहजता से उसको कबूल कर लिया है कि चलो साहब ये तो हमारी डेस्टिनी है, या वे अभी भी उसके खिलाफ उठते हैं या खड़े हैं? देखिए, दिल में नफरत तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को ये पता है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो एक बड़ी लार्ज मेजॉरिटी है, जी वो पाकिस्तान की लॉयल नहीं है, वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते। जी। लेकिन जो विरोध है वो सड़कों पे आकर नहीं कर पाते हैं। हम्म। अभी हमारे एक वहाँ पर एक्टिविस्ट हैं, पहले पाकिस्तान की फ़ौज में कर्नल थे, जी। वजाहत हसन साहब, हम्म। हमारे इलेक्टेड मेंबर रह चुके हैं, गिलगित से अनअपोज्ड आए थे, उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है रिस्पेक्ट है। जी। पूरा गिलगित सिटी ने उनको अनअपोज्ड जो है चुन इलेक्ट के किया भेजा। था। जी हाँ। हम्म। 3-4 लाख की वहाँ पॉपुलेशन है गिलगित सिटी की, कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम्म। उनका घर इन्होंने गिराया था आर्मी ने, तो यानी 5 लोग भी सड़कों पे नहीं निकल सके। हम्म। ये जो है ना चेंज आई है। ये चेंज क्यों आई है? क्योंकि शुरू में जब लोग निकलते थे तो उनके ऊपर टेररिज्म केस बनते थे। टेररिज्म केस में ये होता कि एक तो आपकी जो मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट, हम्म। वो आपकी डिस्ट्रिक्ट तक जो है ना रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जी। वो स्केड्यूल 4 का क्लॉज लग जाता है उनके ऊपर। उनके हम्म। बैंक अकाउंट बंद हो जाते हैं, उनके आईडी कार्ड जो है ना वो पासपोर्ट नहीं बन पाते हैं कभी भी। आइंदा से कभी जॉब मिलने की जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वो उनके ऊपर बंद हो जाती हैं। तो इस तरह करके फिर बाबा जान को, इफ्तिखार को इन्होंने 80-80 साल, 60-60 साल की जब सज़ा दी जेल की, हम्म। और 13-14 लड़के थे उस समय, जो है मेरे ख्याल में उनमें से मेजॉरिटी अभी भी उम्र कैद काट रहे हैं। तो ये सारे जो है ना ये माइनिंग के अगेंस्ट, मिनरल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट उठे थे, जी। लैंड कॉम्पनसेशन के लिए उठे थे। क्योंकि आपको शायद नहीं पता हो कि पाकिस्तान का एक सिस्टम है गिलगित बल्तिस्तान में कि जब वो हम्म। मिलिट्री जो है कराक्रम हाईवे उन्होंने बनाया, जी। उन्होंने किसी भी किस्म का लैंड कॉम्पनसेशन नहीं दिया। अच्छा। उसके बाद सी पैक बनाया, लैंड कॉम्पनसेशन नहीं दिया। लोग अभी 1947-48 के लोग अभी रो रहे हैं, उनके लैंड कॉम्पनसेशन नहीं मिले हैं। हम्म। 60-60 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके लिए जब लोग विरोध करते हैं तो फिर उनके ऊपर टेररिज्म के केस बनते हैं। हम्म। वहाँ पे ब्लास्टिंग करते हैं, जब सड़कें बनाते हैं, ब्लास्टिंग से लोगों के घरों की दीवारें गिर जाती हैं, खिड़कियाँ टूट जाती हैं, कोई कॉम्पनसेशन नहीं होती है। वहाँ के लोगों के जो है ना ऑर्चर्ड्स होते हैं, बाग होते हैं, जी। उनमें आपके फलदार पेड़ होते हैं, वो काट देते हैं, उनकी जी। कॉम्पनसेशन नहीं होती है। हम्म। तो लोगों के अंदर नफरत बहुत है, हर किसी को इन्होंने इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली नुकसान दिया है। जी। पहले ज़माने में ये होता था कि चीफ सेक्रेटरी बाहर से आता था, हम्म। फाइनेंस सेक्रेटरी आ गया, कमिश्नर आ गए, 3-4 यानी कि बड़े बड़े ओहदे के लोग आते थे। हम्म। अभी आपका तहसीलदार लेवल का और इंस्पेक्टर लेवल के लोग बाहर से आने शुरू हो रहे हैं। तो हमारे वहाँ तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, वो सारी जो है ना पंजाबी या पश्तून ले रहे हैं। तो उससे लोगों में नफ़रत बहुत है जी। कि इतने निचले लेवल तक, यानी जो मिडिल लेवल है आपका ब्यूरोक्रेसी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी पंजाबी आ रहे हैं अभी। पहले पश्तून बहुत ज़्यादा आते थे, अब उन्होंने पश्तूनों पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, तो ज़्यादातर पंजाबी ही बेचते हैं। सिंधी बलोच तो आता ही नहीं है उस तरफ का कोई भी। जी। तो यानी कि लोगों को इतना इन्होंने बुरी तरह जकड़ा हुआ है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट नहीं है। यानी हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट में एक भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट नहीं है। एक छोटे से लेवल का, जैसे कि कोई फ्रिज, मसलन आपका फ्रिज ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करने की कोई ट्रेनिंग का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। कोई आपका साइकिल जो है वो ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करने की, यानी कि इन सब कामों के लिए लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ता है, कराची जाना पड़ता है।
तो जब लोग कराची चले जाते हैं, और ये बड़ी प्लानिंग के साथ ये करते हैं, क्योंकि इनको पता है जब आदमी कराची जाएगा, लाहौर जाएगा, वो वहीं रह लेगा, वापस नहीं आएगा। तो ये डेमोग्राफी चेंज करने का एक तरीका होता है कि आप किसी को नौकरी ना दें, उसको एजुकेशन ना दें, और उसको वहाँ से भागने पे मजबूर कर दें। तो ये लोग क्या करते हैं कि बजाय कि हमें मेडिकल कॉलेज दें, ये कहते हैं कि हम आपको पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में कोटा रखेंगे जी। और उस कोटे पे आप आइए और वहाँ पढ़िए। तो ये प्लानिंग होती है डेमोग्राफी चेंज करने की, कि भाई एक कॉलेज अगर आप वहीं बनाएंगे तो 500 डॉक्टर निकलेंगे, वो और वहीं पर कोटा जॉब देंगे तो करेंगे। कोटा देंगे तो वो सारे बाहर चले जाएंगे। 20 25 30 लोगों का कोटा होता है, 40 लोगों का, तो वो जो डॉक्टर बनेंगे वो फिर नौकरी बाहर करेंगे। तो यानी सारे डॉक्टर्स भी अब पंजाबी आ रहे हैं, तहसीलदार लेवल तक के लोग पंजाबी आ रहे हैं। तो ये नफरत तो लोगों में बहुत है। सेरिंग साहब, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें वहां के लोगों का रोष आक्रोश पाकिस्तान के खिलाफ रिफ्लेक्ट नहीं होता है। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर का यूज करके कुछ लोग क्या वहां के दर्द को बयान कर रहे हैं इन दिनों? कुछ लोग हैं जो लोकल हैं, थोड़ा सा करेज उनमें है, लेकिन ज़्यादा लोग जो बात कर रहे हैं वो ये कराची में है, लाहौर में है, वहाँ से जो है ना वो यूज़ कर पाते हैं सोशल मीडिया प्रॉपरली, जी। तो आवाज़ उठाते हैं। लोकल लोगों को चूंकि इस गर्दों में गिलगित में पकड़ना आसान होता है, जी। तो वहाँ लोग थोड़ी केयर करते हैं। लेकिन बहुत से बहादुर लोग हैं, करेजस लोग हैं, जो लोकल इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। हमारा जो प्रिंट मीडिया है उसकी तो कोई हैसियत नहीं है। जब भी पाकिस्तान से कोई नेता आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, या कोई वैसे ही मंत्री आ जाए, तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनमें पहली बात यह है कि लोकल मीडिया को बैन होता है, वो अंदर जा ही नहीं सकते हैं। जी। और आपने देखा होगा कई दफ़ा ये विरोध किया है लोकल जर्नलिस्ट लोगों ने कि पाकिस्तान से जो जर्नलिस्ट आते हैं सिर्फ वही जाते हैं, वही 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 आएंगे। हाँ। तो लोकल लोगों की तो यानी ऐसी कोई रिस्पेक्ट ये देते नहीं है जर्नलिस्ट को। और वहाँ वैसे भी जर्नलिज्म का कोई, जब वहाँ पे एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट नहीं है तो जर्नलिज्म की कहाँ से डिग्रीज आएंगी? तो जर्नलिज्म की डिग्री वाले भी लोग नहीं हैं, कोई अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उन्होंने कोई जो है ना आगे पीछे से खबरें शबरें देनी शुरू कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता वो इसी तरह, जिस तरह अभी आप और मैं मजाक कर रहे थे कि डॉक्टर कहते हैं लोग, तो इसी तरह जो वहाँ लोग अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, किसी के पास भी कोई डिग्री नहीं। एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसके पास जर्नलिज्म की डिग्री हो। जी। तो फिर उसका ये लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं आर्मी वाले, कि चूंकि ये लोग सारे अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं तो इनसे फिर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उनको पैसे देते हैं। तो ये बस मुखबरी के लिए इनको अपने पास इन्होंने रखा होता है, छोटे मोटे जो है ना काम इनसे लेते हैं। ज़्यादा जो काम है वो तो यही है, सोशल मीडिया पे बाहर आता है, और सोशल मीडिया पे जब आता है और उसके बाद थोड़ी सी हीट होती है तो फिर लोकल लोगों को जो है ना टेलीफोन आने लगते हैं, ईमेल्स आने लगती हैं, उनकी फैमिलीज़ को तंग किया जाता है। अभी एक लड़का है, आई थिंक शाहिद नाम है इसका, मिडल ईस्ट में कहीं पर है, जी। पीछे से उसके भाई को, उसकी माँ को, बहन को, सबको उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। फिर हमारे एक और जर्नलिस्ट हैं, वो प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, उनकी डिग्री है, और जो है ना उनके विचार अपने देश के लिए बहुत अच्छे हैं। उनकी पत्नी को, उनकी फैमिली को तंग करना शुरू कर दिया। वो गिलगित से बाहर थे उस समय। तो ये लोग यही करते हैं कि पीछे से फैमिली को जो है ना, जिस तरह कॉलोनियल सिस्टम था, अंग्रेज करते थे जी। कि एक आदमी है अगर उसके ऊपर उनको कोई गुस्सा है तो पूरे गांव को फिर वो सजा देते थे, पनिश करते थे। तो वही पाकिस्तान आर्मी ने वही सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पर। और आपका जो इंस्टीट्यूट है इन पर्टिकुलर, देखें आगे क्या होता है। सिंगे सेरिंग साहब, भारत ने, हिंदुस्तान ने अपनी आजादी के दिन से 1947 से लेकर आज तक पल भर के लिए, क्षण भर के लिए गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान के कब्जे वाला जो मीरपुर मुजफ्फराबाद का हमारा क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उसके साथ अपना भावनात्मक और कानूनी रिश्ता उसको कमजोर पड़ने नहीं दिया है। हमने रिश्तों को कई तरह से जिंदा रखने की इस दौर में कोशिश की है। भारत का जो मानचित्र है उसमें आप विराजमान हैं सम्मान के साथ। 370 के हटने से पहले के दौर का जम्मू कश्मीर राज्य था,
उसकी विधानसभा हो या अब जो यूनियन टेरिटरीज बनी हैं उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान अधिक्रांत जो मीरपुर मुजफ्फराबाद का क्षेत्र है उसके लोगों के स्थान उसके लोगों की जगह उनकी रिप्रेजेंटेशन की हम कल्पना कानूनी तौर पर भी करते हैं। सिंगे सेरिंग साहब जो इस लड़ाई में एक मोर्चा संभाले हुए हैं बरसों से, उनकी किस तरह की उम्मीदें हैं भारत से? देखिए जी, मैं तो हमेशा ये कहता रहता हूं कि हमारा भारत के साथ जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है जी कि 70 साल में आज पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 21 करोड़ से ऊपर चली गई है, 22 करोड़ हो गई है। और उस दिन भी मैं यहाँ किसी सेमिनार में बैठा हुआ था पाकिस्तानियों के साथ और मैंने कहा हमारा भारत का रिश्ता इतना मजबूत है कि आप 22 करोड़ लोग सारे मिल भी जाएं और सारे के सारे 22 करोड़ लोग एक पेपर के ऊपर दस्तखत कर दें कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाओ तो आप नहीं बना पाएंगे। और भारत के साथ हमारा फिजिकल 70 साल से संबंध नहीं है, लेकिन उसके साथ हमारा लीगल रिश्ता इतना मजबूत है कि उससे हमें कोई अलग नहीं कर पाया है। और आइंदा 100 साल भी पाकिस्तानियों को लग जाएं, वो हमें भारत से अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है जब समय आ जाएगा, फिजिकल रिश्ता जुड़ जाएगा, तो हमें वही सुविधाएं जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो लद्दाख के लोग एंजॉय करते हैं, वो हम एंजॉय कर पाएंगे। हमारी ज़बान जो है, हमारी कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, उसको दोबारा से एक नई ज़िंदगी मिलेगी, एक ऑक्सीजन मिल जाएगी और हमारी आइडेंटिटी फिर स्ट्रांग हो जाएगी। तो भारत के साथ जो हमारा दिल का रिश्ता है वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है और हमारा बस फिज़िकल रिश्ता उसको रिज्यूम करने की ज़रूरत है। तो हम तो यही चाहते हैं कि भारत जो है वो जिस रास्ते पर भी चल पड़ा, जिस ट्रैक पर है, ये बहुत अच्छा है। देर आयत दुरुस्त आयत और बहुत होपलेसनेस थी जो आहिस्ता आहिस्ता अब धुंध जो है ना वो फॉग छटने लगी है और रास्ता नज़र आने लगा है एंड वी कैन सी लाइट एट द अदर एंड ऑफ द टनल। तो इसी रास्ते पे, इसी ट्रैक पे अगर हम चलते रहे तो समय दूर नहीं है जब आप लोग जो है ना स्कर्दू में हमारे साथ बैठ के चाय पियेंगे और हम लोग लद्दाख जाएंगे, उनके साथ जो है ना ऐसे आपस में मिल बैठेंगे जैसे दो भाई होते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि भारत के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और वहाँ की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अभी से जो है ना रिप्रेजेंटेशन दी जाए। और हमारे लोगों को जो है ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन की, आपको तो पता है, जैसे मैंने कह दिया, कॉलेज नहीं है किसी भी किस्म का, वहाँ पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है। भारत हो सकता है उस सिलसिले में हमारी मदद कर सके। और उसके अलावा दुनिया में भारत को अपना जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है जी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, जापान के साथ और दुनिया के जो दूसरे अरब देश हैं उनके साथ ऐसा बनाना चाहिए जिसमें वो लोग जो है ना इस चीज़ को सपोर्ट कर सकें कि हमारा फिज़िकल जो लिंक है भारत के साथ दोबारा बन जाए। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम पार्ट तो हैं ही भारत का, वो 1947 से हैं जब हमारा एक्सेशन हो गया था जी। तो उस लेटर ऑफ एक्सेशन से बढ़कर जो है ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो है कोई नहीं है। जी जी। तो इस रिश्ते को फिजिकली जो है ना जोड़ने के लिए पूरी दुनिया के देश जो हैं उनको भारत के साथ खड़े होना चाहिए और फिर इस काम में जो है ना इतनी देरी भी नहीं रहेगी और इतना कोई मुश्किल भी नहीं रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान की वर्तमान स्थिति, गिलगित बल्तिस्तान का इतिहास, गिलगित बल्तिस्तान की संस्कृति, भाषा, उनके सामने आज खड़े हुए संकटों पर विस्तार से और बहुत उपयोगी चर्चा करने के लिए सिंगे सेरिंग साहब आपने समय निकाला। जेके नाउ की ओर से, पूरी टीम की तरफ से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करें कि जल्दी
आपको लद्दाख में चाय पीने का अवसर मिले हमारे साथ बैठ के, या मुझे और हमारे साथियों को स्कर्दू में आमने सामने बैठकर चाय पान का, चाय पे चर्चा का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हाँ, जय हिंद, धन्यवाद जी।